5 जुगाड़ू बहू का कच्चे आम का घर, कूलर और फ्रिज। पापा, गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई कितना समय हो गया और आप हमें कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। हमारे सारे फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने के लिए गए। हम लोग कब जाएंगे? बेटा, तुम लोग तो जानते हो कि अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री शुरू करी है। फैक्ट्री में काफी सारे काम है। इस वक्त तो तुम्हें हम कहीं नहीं ले जा सकते। ऐसे उदास मत हो बच्चों, हम एक काम करते हैं, इस संडे हम लोग वाटर पार्क चलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। वाह, वाटर पार्क जाएंगे? मैं तो वहाँ पानी में कूद खेलूंगा और ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाऊंगा। खाना खाते हुए पूरा परिवार आपस में बातें कर रहा होता है कि तभी संतोष का फोन बजता है। संतोष जैसे ही फोन पर बात करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैसे हुआ? संतोष, क्या नहीं हो सकता? सब ठीक तो है। जिस जमीन पर हमने फैक्ट्री शुरू की थी वो जमीन दरअसल सरकार के अंडर आती है। अब सरकारी कर्मचारी आकर हमारी फैक्ट्री को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। पांचों भाइयों ने जिस डीलर से फैक्ट्री शुरू करने के लिए जमीन ली थी वो डीलर उनके साथ फ्रॉड करके भाग जाता है। पांचों भाई कोर्ट में भी जाते हैं लेकिन उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता। उनकी फैक्ट्री भी तोड़ दी जाती है और उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया जाता। फैक्ट्री और जमीन के लिए पांचों ने बैंक से लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए न चाहते हुए भी अपनी सारी जमा पूंजी और घर बैंक को देना पड़ता है और पूरा परिवार देखते ही देखते सड़क पर आ जाता है। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, क्या करें हम? माँ, मैं चाचा जी को कॉल करूं? क्या पता वो हमें कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे दें। तब तक हम भाई कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर लेंगे। पवन अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल करके अपने साथ हुई परिस्थिति को बताता है, लेकिन कोई भी रिश्तेदार अपने घर आने के लिए नहीं कहता और सब कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। पवन बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? किसके घर जा रहे हैं हम? किसी के घर नहीं माँ, सही कहा है किसी ने। दोस्तों और रिश्तेदारों की असली पहचान तो मुसीबत के वक्त होती है। सबने बहाने मार दिए, कोई नहीं चाहता कि हम उनके घर में रहें। अब कहाँ जाएं? किसी ऐसी जगह जहां धूप थोड़ी कम हो। गर्मी से शरीर काफी जल रहा है, बच्चों का हाल भी काफी खराब हो गया है गर्मी से। पूरा परिवार सड़कों पर दर दर भटकने लगता है। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कच्चे आम का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर अभी तक ठीक तरह से कच्चे आम नहीं उगे थे। पेड़ की छाया में पूरा परिवार साथ बैठकर आराम करने लगता है। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? किसी का भी दरवाजा नहीं खुला है हमारे लिए। मेरी मानिए तो हम सब लोग यहीं रुक जाते हैं। कम से कम इस पेड़ की छांव में गर्मी से तो बचेंगे। हम लोग खुले में कैसे रह सकते हैं? खुले में रहने के लिए कौन कह रहा है? आप कहीं से तिरपाल का इंतजाम कर लीजिए, फिर आराम से तिरपाल में रहेंगे। जब तक आप पांचों भाई भी कोई छोटी मोटी नौकरी देख लीजिएगा। निशा की बात सुनकर पांचों भाई आसपास तिरपाल लेकर आते हैं और डंडों की मदद से एक छोटा सा घर जैसा बना लेते हैं और इस कड़कड़ाती गर्मी में पूरा परिवार इसी तिरपाल में रहता है। दादी माँ, थोड़ा तेज पंखा करो ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। देखो मेरी शर्ट पूरे पसीने में भीग गई है। बेटा, कर तो रही हूँ, तेरी बूढ़ी दादी का सर दर्द होने लगा है। अब रुक जा, करती हूँ। यामिनी बहू, इन लोगों के काम का क्या हुआ? कहीं नौकरी लगी इन लोगों की? माँ जी, जूते पैक करने वाली एक फैक्ट्री में इनकी नौकरी लग गई है और हम पांचों भी कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहे हैं। अब हम सबका ही काम करना जरूरी है। 2-3 लोगों के काम करने से कुछ भी नहीं होगा। सभी बहुएं भी आसपास किसी के घर में झाड़ू पोछा या खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हैं, लेकिन किसी को भी एडवांस नहीं मिलता और अगला महीना शुरू होने में अभी काफी ज्यादा समय था। सभी का गर्मी से बुरा हाल था। हवा के नाम पर सिर्फ गर्म लू चल रही थी। सभी का गला प्यास से सूख रहा था, जिसे देख साक्षी एक पानी की बोतल लेकर पास ही बने एक बड़े से घर में जाकर वहां की मालकिन माया से ठंडा पानी मांगती है। थोड़ा पानी मिल जाता तो गले को राहत मिल जाती। भगवान के लिए थोड़ा पानी दे दीजिए। माया ठंडा पानी लेने के लिए रसोई में जाती है तो वहीं साक्षी के हॉल में चल रहे एसी की ठंडी हवा के सामने वो मदहोश हो जाती है और सोफे पर बैठ एसी की ठंडी हवा खाने लगती है। तभी वहां माया आती है और साक्षी जैसी गरीब औरत को अपने सोफे पर बैठे देख भड़क जाती है। तुझ गरीबों का तरस खाकर मैं तुझे पानी देने लगी और तू मेरे ही हॉल में आकर मेरे सोफे पर बैठकर मेरी एसी की ठंडी हवा खा रही है। ये ले पानी की बोतल और निकलो यहाँ से। अब वापस कभी मत आना। ठंडे पानी के लिए पांचों भाई फैक्ट्री से आते हुए बर्फ लेकर आते हैं तो घर पहुंचने तक वो बर्फ भी पिघल जाती है। शाम का वक्त था और आज शाम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंडी हवा के चलते सभी परिवार को थोड़ी राहत मिलती है कि तभी ये ठंडी हवाएं तेज तूफानी हवाओं में बदल जाती हैं, जिससे उनका तिरपाल उड़ने लगता है और अब सभी तिरपाल को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। संतोष, तिरपाल को थोड़ा कसकर पकड़ो, कहीं उड़ न जाए। अरे हवा इतनी तेज चल रही है कि बार बार हाथ से छूट रहा है। हे भगवान, कुछ तो रहम कर हम गरीब पर। कुछ देर के बाद हवा थोड़ी रुकती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं।
जिस कच्चे आम के पेड़ के नीचे यह पूरा परिवार रह रहा था, उस पेड़ पर एक बड़ा सा कच्चा आम उगाता है, जिसे संतोष तोड़कर साक्षी को देता है। इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया। कितने समय के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। मैं सबके लिए इसे बराबर हिस्सों में काट देती हूँ। साक्षी उस कच्चे आम को काटने वाली थी कि तभी वहां पर एक बाबा आते हैं। बेटा, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? बाबा, मेरे पास तो सिर्फ ये कच्चा आम है, हमारा राशन तो खत्म है, आप इसे ही खा लीजिए। वो बाबा उस कच्चे आम को खाकर उसकी गुठली को फेंकने की बजाय जमीन में ही गाड़ देता है, जिसे देख। आपने गुठली को जमीन में क्यों गाड़ दिया? मेरे जाने के बाद यहाँ पर पानी डाल देना। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। माँ जी, ये बाबा कितने अजीब थे। इस तरह गुठली को जमीन में कौन गाड़ता है? और इन्होंने पानी डालने के लिए क्यों कहा? दिखने में तो काफी सिद्ध बाबा दिख रहे थे, क्या पता इसके पीछे उनका कोई चमत्कार हो। बहू, पानी डाल दे इस पर। जहां वो गुठली दबी थी, साक्षी उस जगह पानी डाल देती है और ऐसे ही शाम हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब पूरा परिवार उठकर तिरपाल से बाहर आता है तो उन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जहां पर वो गुठली दबी थी, वहां पर बड़े बड़े कच्चे आम के पौधे होते हैं, जिन पर ढेर सारे कच्चे आम लगे हुए थे। कल तक तो यहाँ एक पौधे का पत्ता भी नहीं था और अब यहाँ इतने बड़े बड़े कच्चे आम के पौधे निकल आए। ऊपर से कितने सारे कच्चे आम हैं इस पर। मैंने कहा था ना, वो बाबा एक सिद्ध चमत्कार बाबा है। उन कच्चे आमों को देखकर तारा के मुंह में पानी आता है और वो एक कच्चा आम तोड़ लेती है। उस कच्चे आम के टूटते ही वहां पर अपने आप एक और कच्चा आम निकल आता है। आप लोगों ने देखा, जैसे ही तारा ने कच्चा आम तोड़ा वैसे ही एक और कच्चा आम निकल आया। इसका मतलब ये सभी जादुई कच्चे आम हैं। इनको तोड़ते हैं, यहाँ पर एक और कच्चा आम निकल आएगा। पूरा परिवार अब ढेर सारे कच्चे आम तोड़ता है और उन्हें खाता है। वहीं तीनों बच्चे ढेर सारे कच्चे आम तोड़ते हैं और उनसे खेलने लगते हैं। तारा उनसे खेलते खेलते एक छोटा सा घर ही बना देती है। कच्चे आम से बना होने के बाद भी वो घर बिल्कुल असली मजबूत घर की तरह था, जिसे देख वो सभी बहुएं। इन बच्चों ने जो छोटा सा कच्चा आम का घर बनाया, ये तो बिल्कुल असली घर जैसा है, हिलाने पर भी नहीं टूट रहा। ये सब इन जादुई कच्चे आम का कमाल है। जब ये छोटा सा घर बना सकते हैं तो इससे क्यों ना हम अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाएं। साक्षी का आइडिया सभी को पसंद आता है, जिसके बाद अब सभी लोग मिलकर बार बार पौधे से ढेर सारे कच्चे आम तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं और एक पर एक उन कच्चे आम को रखकर उनसे घर की नींव रखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में वो सभी बहुएं जुगाड़ से 5-6 कच्चे आम के कमरे, छत, दरवाजे, रसोई, बाथरूम, यहाँ तक कि बेड भी बना लेते हैं। हमारे कच्चे आम का घर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, और इसमें कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और बिल्कुल गर्मी भी नहीं लग रही। बच्चों, ये तो सिर्फ कच्चे आम का घर है। अब तो तुम लोग देखते जाओ कि हम लोग कच्चे आम से और क्या क्या बनाते हैं। अब सभी बहुएं धीरे धीरे कर ढेर सारे कच्चे आमों को इकट्ठा कर लेती हैं। जहां यामिनी और साक्षी मिलकर उन कच्चे आमों की मदद से जुगाड़ू तरीके से फ्रिज बनाने लगती हैं, तो वहीं अंजलि और निशा अब कच्चे आम से एक कूलर बनाती हैं। जादुई कच्चे आम होने की मदद से बिना किसी परेशानी के झटपट जिस तरीके से इन लोगों का घर बना था, ठीक उसी तरीके से इनका कूलर और फ्रिज भी बन जाता है। अरे बहुओं, तुमने पूरा फ्रिज तो बना दिया, लेकिन इन्हें चलाओ तो सही। अरे हमने कूलर और फ्रिज तो बना दिया, लेकिन सोचा ही नहीं कि चलेगा कैसे। अंजलि इतना बोल ही रही होती है कि तभी वो कच्चे आमों का बना फ्रिज बिल्कुल असली फ्रिज की तरह चलने लगता है और उसके अंदर पानी रखते ही वो पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। तो वहीं कच्चे आम के कूलर की भी हवा ब्रांडेड एसी की भी ठंडी हवा को फेल कर रही थी। अब तो हमारे घर में सब कुछ है। माँ, आप इन कच्चे आमों से हमारे लिए छोटी छोटी डाइनिंग टेबल भी बनाना। मैं तो सोच रहा हूँ कि इन्हीं आमों को बेचने का हम लोग व्यापार शुरू कर देते हैं। आखिरकार कब तक जूते की फैक्ट्री में सुबह से शाम तक मेहनत करके 50-100 रुपए कमाएंगे, और इन्हें भी तो महीने भर काम करने पर भी 1-2 हज़ार रुपए ही मिलते हैं। इतने तो हम एक दिन में इन कच्चे आमों को बेचकर ही कमा लेंगे। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर इस मौसम में कच्चा आम नहीं बेचे तो फिर कब बेचेंगे। पांचों भाई अब उन कच्चे आमों को बेचने का व्यापार शुरू कर देते हैं। उन कच्चे आमों के जादू के होने की वजह से लोगों को उनका टेस्ट काफी पसंद आ रहा था और धीरे धीरे उनके ग्राहक भी बढ़ते जा रहे थे। समय गुजरने के साथ साथ पांचों भाई उन जादुई कच्चे आमों को बेचकर काफी पैसा कमा लेते हैं। कई दिन से वो लोग आप अपना असलियत का ईंट पत्थर का घर बनाते हैं, जिसने सहूलियत के लिए सारा सामान होता है। अरे देवरानी जी, ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? कलश में दाहिना पैर मारकर गृह प्रवेश करो। हाँ जल्दी करो, वैसे भी शादी की थकान से इधर उधर काम करके बहुत ज्यादा थक गए। ये तुम्हारा 4 मंजिल का ससुराल है और अभी तुम्हें 4थे फ्लोर पर जाना है और हमें भी 2-3 फ्लोर पर। हाँ बहू, आजा, चौखट पर क्या खड़े खड़े सोच रही है? माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही, लेकिन जहाँ मेरा गृह प्रवेश हो रहा है ये जगह कितनी गंदी है, सफाई नहीं की है।
तुम्हारी दोनों जेठानी ऊपर के फ्लोर पर रहती है, नीचे आना ही नहीं हो पाता। और शादी की तैयारी में कितने लोगों ने यहाँ पार्किंग किया, सामान रखा है, गंदा तो होगा ही, हम साफ कैसे करते हैं। अब जल्दी से गृह प्रवेश करके ऊपर चलो, क्योंकि आज तुम्हें और देवर जी को माँ जी और पापा जी वाले तीसरे नंबर के फ्लोर पर रहना है। लेकिन अगले दिन से ये जो सामने तुम कमरा देख रही हो ना, स्टोर रूम, इसे साफ कर लेना। तुम अब से यहीं रहोगी। हाँ, अब हम दोनों को इतना टाइम नहीं मिला ये काम करने के लिए, तो तुम कल इसे साफ कर लेना। ठीक है दीदी। तब काजल गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है और फर्स्ट फ्लोर पर आकर तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आती है, जहां दोनों जेठानी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। छोटी बहू, फिलहाल के लिए ये तुम दोनों का कमरा और छोटा कमरा है, तुम दोनों रह नहीं पाओगे, इसीलिए नीचे वाले फ्लोर पर रहना। और एक तरह से अच्छा है, कुछ नीचे का सामान वगैरह आएगा तो तुम देखभाल भी कर लोगी। अब ये दोनों बहू तो साफ करती नहीं है, तुम नीचे रहोगी तो घर भी साफ रहेगा। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। सुमित बेटा, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना नीचे वाले कमरे में रहने से? नहीं पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। नीचे से नीचे ही काम पर चला जाऊंगा, ऊपर आने में थक जाता हूँ। ठीक है बेटा। अरे सुधा, जरा पानी लेकर आ जाओ, बहुत प्यास लग रही है। अरे अब नीचे उतर कर जाना पड़ेगा, मुझे पहली मंजिल पर मेरे बस की नहीं है, पर लेकर आ जाती हूँ। माँ जी, आप क्या परेशान हो रही हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, मैं पानी लेकर आती हूँ पहले फ्लोर से। काजल खुशी खुशी तीसरी मंजिल से दूसरी पर आती है, दूसरी से पहली मंजिल पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतने गरीब घर से होने के बाद भी इतने अमीर ससुराल में आई हूँ, वो भी 4 मंजिल के ससुराल में। इस घर को देखने की मुझे बहुत बेताबी हो रही है। कल मैं अपने ससुराल को देखूंगी और छत पर भी जाऊंगी। दीदी, दरवाजा खोलिए। तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? तुम? वो दीदी, माँ जी पापा जी को ना पानी चाहिए था, तो बस वही लेने आई थी। मैं थक गई हूँ। वो रहा सामने किचन, अपने आप पानी लेकर ऊपर चली जाओ। तब काजल रसोई से अपने आप पानी का जग और पानी का गिलास लेकर ऊपर के फ्लोर पर चढ़ती है और तो तीसरी मंजिल पर जाकर वो थक जाती है। ये लीजिए माँ जी पापा जी पानी। शुक्रिया बहू, लगता है तुम अभी से ही 4 मंजिल के घर में ऊपर नीचे करने से थक गई हो, लेकिन अब आदत डाल लो, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। जी पापा जी, भले ही मैं थक गई हूँ, लेकिन मुझे अपना 4 मंजिल का ससुराल बहुत अच्छा लगा। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। जब वो खाना बनाने के लिए फ्रिज में से कुछ सब्जी लेती है, तब सास, काजल बहू, ये सब्जी मत लो, तुम ऊपर छत पर से ताजी सब्जी तोड़ कर लाओ, हमने छत पर खेती कर रखी है, 4थी मंजिल पर है छत। ठीक है माँ जी। कौन सी सब्जी बनाऊं? ऊपर फूल गोभी, बैंगन, गाजर सब है। ऐसा करो, मिक्स वेज बना दो और एक छोले पूरी चावल बना दो, साथ में कुछ मीठा अपनी मर्जी का। जी माँ जी। काजल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाती है, फिर तीसरी मंजिल पर। बाप रे, मैं तो यहीं थक गई हूँ, अभी तो एक फ्लोर और ऊपर है छत का। 15-20 सीढ़ी चढ़ के आखिरकार काजल छत की 4थी मंजिल पर आ जाती है, जहाँ छत के एक कोने में ढेर सारी सब्जी उगी हुई हरी हरी दिख रही थी। काजल को सब्जियां तोड़कर पहली मंजिल पर आती है तो थक जाती है, फिर सब्जी काटकर बनाने लगती है। बड़ी बहू, तुम काजल की पहली रसोई में थोड़ी मदद कर दो, अकेले कब तक करेगी? माँ जी, मैं ईशान को संभाल रही हूँ, आप जानती है ना, अभी वो 1 साल का हुआ है, घुटने चलने की कोशिश करता है, तो ध्यान देना पड़ता है कहीं सीढ़ियों की तरफ ना चले जाए। अभी तो मैं आ नहीं पाऊंगी, काजल तुम खुद कर लो। अरे माँ जी, मैं अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल ठीक कर रही हूँ, तो अब काजल का खाना जब बन जाए तो आप मुझे बुला लेना। कोई बात नहीं दीदी, मैं अकेले कर लूंगी। फिर काजल सारा खाना खुद बनाकर एक एक मंजिल को चढ़कर सास ससुर और जेठानी को बुलाने जाती है। दोनों जेठानी पहले ही मना कर देती हैं और सास ससुर भी बुढ़ापे की वजह से अपनी ही मंजिल पर खाना खाने की बात करते हैं। फिर काजल दोनों जेठानी को खाना लगाकर उनकी पहली दूसरी मंजिल पर दे देती है। फिर दोबारा नीचे जाकर ग्राउंड फ्लोर पर खाने के लिए आती है, जहां नीचे कमरा गंदा था। अरे बाप रे, ऊपर नीचे करके तो मैं थक चुकी हूँ और मैं भूल गई थी ये कमरा मेरा है और मुझे ही साफ करना होगा। अब मैं ऊपर चढ़कर क्या जाऊँ, यहीं बैठकर खाना खा लेती हूँ, फिर सफाई करती हूँ। बेचारी काजल गंदी सीढ़ी पर बैठकर हाथ में एक प्लेट लिए खाना खाती है और खाना खाने के बाद स्टोर रूम को खोलकर उसके सारे जाले साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है, जिसे करते करते उसे 4-5 घंटे बीत जाते हैं। सारा काम करके थक कर बहू तीसरी मंजिल के अपने कमरे में कुछ देर आराम करती है, लेकिन परी आकर कहती है, काजल, तुम्हारा आराम हो गया हो तो छत पर से 2-4 गाजर तोड़ कर ले आओ। वो क्या है ना, मुझे जूस पीना है और जूस बनाकर दे दो। दीदी, मैं काम करके थक गई हूँ, आप यहाँ तक आई हैं तो ऊपर से गाजर तोड़कर दे दीजिए, मैं जूस बना दूंगी।
बाप रे, तुम कितनी घमंडी हो। हाँ, ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है और तुम मुझ पर ही हुक्म चला रही हो। सही है, तुम गरीब हो और तुम्हें ना 4 मंजिल का घर रास नहीं आ रहा है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाती हूँ। थकी काजल चौथी मंजिल पर छत पर जाती है, जहां नंगे पांव छत पर उसके पांव जलते हैं और जल्दी से गाजर लाकर वो पहली मंजिल की रसोई में जाकर दूसरी मंजिल की जेठानी के लिए जूस बनाकर दे देती है। ऐसे ही अगले दिन खाना खाने के बाद जब शाम को सुमित आ जाता है तो अपने भाइयों के साथ नीचे के कमरे में अपना सामान रखता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी ठीक से रहते हैं। दिन गुजरते हैं। घर की दोनों बड़ी जेठानी और सास का घर का सारा काम, कपड़े धोना सब गरीब बहू से करवाते हैं। एक दिन, काजल, ये लो मेरे कपड़े, और उन दोनों के कपड़े भी 2nd 3rd फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर पर जाकर कपड़े धो लेना। दीदी, मैं छत पर कपड़े धो धोकर थक गई हूँ और उससे भी ज्यादा जो ऊपर से कपड़े लेकर आने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, उसमें थक गई हूँ। आप अपने कपड़े मुझे ऊपर ही दे जाया करो ना। देखो, घर का काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को छोड़कर चौथी मंजिल पर काम करने तो नहीं आ सकती। तुमसे पहले हम दोनों ही करते थे। तुम आई हो तभी तो माँ जी ने घर से नौकर को निकाल दिया। जाओ साफ करो। जी दीदी। अपनी बड़ी जेठानी के कपड़े लेकर दूसरी मंजिल पर आती है तो दूसरी जेठानी के कपड़े ले लेती है। काजल, अच्छे से कपड़े धो देना, और ये लो अचार की बरनी। जब कपड़े ऊपर रखकर आ जाओगी तो ये अचार की बरनी धूप में सुखा लेना। इस पर ध्यान भी तुम्हें ही देना है। जी जेठानी जी। तभी दूध वाले की आवाज आती है। ओहो काजल दीदी, दूध वाला आया है, जरा नीचे से दूध ले आओ, और माँ जी पापा जी को 4 बजे दे देना, उन्हें दवाई भी खानी है। यह सुन काजल बरनी और सारे कपड़े छोड़कर पहली मंजिल पर जाती है। दूध का पतीला लेकर फिर नीचे जाती है और दूध वाले से दूध लेकर पहली मंजिल पर आती है। जिसके बाद वापस दूसरी तीसरी मंजिल से कपड़े लेकर वो थकते हुए चौथी मंजिल पर आकर कपड़े धोने लगती है। बाप रे, मैं तो अभी से ही थक चुकी हूँ। एक तो इतनी भयंकर गर्मी, ऊपर से इतना अप डाउन करके मैं तो आधी हो गई हूँ। पता चले 1 महीने में गायब भी ना हो जाऊं। काश मेरा ससुराल 1 मंजिल का होता, लेकिन ये तो 4 मंजिल का है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काजल घर के सारे काम करती है। किसी काम को करने के लिए काजल इनकार करती तो दोनों अमीर जेठानी उसे गरीबी का ताना देकर उससे काम करवाती थी, जिससे उसकी आंखें भी भर जाती थी। एक दिन सास जेठानी को काजल, माँ जी, जेठानी जी, अब मुझे ऊपर नीचे का काम नहीं होता क्योंकि मेरा कमरा सबसे नीचे है। फिर मुझे रसोई का सारा खाना बनाकर आप लोगों को कमरे में देना होता है। कपड़े चौथी मंजिल पर साफ करने पड़ते हैं। बार बार सब्जी को पहली मंजिल पर लेकर आना पड़ता है, तब बनाओ। या तो आप मेरा कमरा ऊपर कर दीजिए या सब में बराबर बराबर काम बांट दीजिए। बहू, तू तो 1 महीने में ही परेशान हो गई, ये दोनों भी तो कर रही थी ना। बिल्कुल सही कहा माँ जी, जरा सा काम नहीं किया जा रहा तुमसे। तुम गरीब लोगों को ना अमीर घर की बहू बनाना ही नहीं चाहिए था। जाओ, आज ठंडी हवा चल रही है, हम सब छत पर बैठकर पकौड़े खाएंगे। बारिश जैसा मौसम है तो ऊपर ले आना। सब लोग चौथी मंजिल पर चले जाते हैं। काजल चाय पकौड़े बनाकर ऊपर ला ही रही होती है कि इतने में चक्कर खाकर गिर जाती है और 2 मंजिल से सीधा नीचे आती है, जिससे उसके सिर से बहुत सारा खून निकल जाता है। घर वाले फौरन नीचे आकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां 10 घंटे तक उसका इलाज चलता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? आपने कुछ बताया नहीं, कितनी देर हो गई? देखिए, बड़ी मुश्किल से आपकी वाइफ की सर्जरी हुई है। वो कोमा में भी जा सकती थी। बेहतर होगा आप उनका ख्याल रखें और उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दें। ये मुझसे क्या हो गया? बहू मुझसे बोलती रही कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊपर नीचे कर नहीं सकती, तब भी हम लोगों ने नहीं सुनी। सुमित बेटा, मुझे माफ कर दे। अब से हर मंजिल पर दोनों बहू की रसोई होगी। वो अपना अपना करेगी और छोटी बहू हमारे साथ तीसरी मंजिल पर रहेगी और हमारा करेगी। इससे उस पर किसी काम का दबाव भी नहीं होगा और सबके लिए सही होगा। हाँ माँ जी, ये सही है। तब से काजल को कुछ महीने का आराम दिया जाता है। साथ ही तीनों बहू अपना अलग अलग खाना बनाकर अपनी अपनी मंजिल पर खुशी खुशी रहने लगती हैं।